शहरी लोग जरा सी तकलीफ पहुंचने पर वावेला मचाने लगते हैं और इनकी बहादुरी की मिसाल तो ये है कि एक छिपकली को देखकर इनके चेहरों के रंग फक हो जाते हैं। जमील आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से कदम उठाता कब्रिस्तान के अंदर की जानिब बढ़ता रहा। झाड़ झंकार की वजह से अपने कपड़े भी बचाने थे ताकि किसी तरह कांटेदार झाड़ी में फंसकर वो फट ही न जाए। रात का वक्त होने की वजह से हशरातुल अर्ज भी अपनी अपनी बोलियां बोलने लगे थे। कभी कभी दूर कहीं से गीदड़ों के चिल्लाने की आवाजें भी सुनाई दे जाती थीं। कब्रिस्तान के अंदर दरख्तों की बहुतात थी जिन पर बैठे उल्लू जब चीखते तो माहौल में एक इर्ताज सा पैदा होता और इनके चीखने की आवाजों से दिल दहल जाता। वैसे भी उल्लू को मनहूस ही समझा जाता है और वो ज्यादातर इसी तरह के कब्रिस्तानों और वीरानों में अपने ठिकाने बनाते हैं। किसी भी डरावनी और दहशतनाक कहानी को पढ़ने में जो कैफियत इंसान पर तारी होती है वो उसे इतना महसूस नहीं करता जितना हकीकत में उसी माहौल में जाकर महसूस करता है। रात का मंजर, वीरान और सुनसान कब्रिस्तान, इसमें मौजूद दरख्तों पर बैठे उल्लुओं की चीखने की आवाजें, झाड़ियों में छुपे झींगरों के शोर ने एक अच्छा खासा डरावना माहौल पैदा कर दिया था। जमील चाहे लाख बहादुर सही, लेकिन इस वक्त उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था कि इसने सीधा रास्ता छोड़कर इस कब्रिस्तान वाला रास्ता क्यों चुना। लेकिन अब मजबूरी ये थी कि वो वापस भी नहीं पलट सकता था क्योंकि वो काफी फासला कब्रिस्तान के अंदर तय कर चुका था। वापस जाने का मतलब था कि घर पहुंचने में मजीद ताखीर, और वो रात गहरी होने से पहले पहले घर पहुंचना चाहता था। यही सोचता हुआ वो आगे बढ़ता गया कि अचानक उसे यूं महसूस हुआ जैसे कुछ फासले पर एक बरगद के दरख्त तले कुछ हलचल हो रही है, जैसे कोई आग जलाने की कोशिश कर रहा हो। उसे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस पहर सुनसान कब्रिस्तान में इस वक्त कौन ऐसा बंदा है जो इस दरख्त के नीचे बैठा आग जलाने की कोशिश कर रहा है। इसे अच्छी तरह मालूम था कि इस कब्रिस्तान में कोई गौरकन भी नहीं था। जब किसी का कोई फौत हो जाता था तो कब्र बनाने के साथ साथ सब काम गांव के अफराद मिलजुल कर करते थे। इसलिए जो भी इस वक्त वहाँ मौजूद था वो आखिर कौन था और इस वीराने में क्या कर रहा था। ये ऐसे सवालात थे जिनका जवाब वहाँ जाकर ही मिल सकता था। इसलिए उसने वहाँ जाकर हालात का जायजा लेने का फैसला किया और डरते डरते इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा। इस पर एक अनजाना सा खौफ तारी हो गया और इसके जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। हालांकि वो एक बहादुर नौजवान था, लेकिन इस वक्त न जाने ऐसा क्या था कि उसे खौफ महसूस हो रहा था। कुछ करीब जाकर इसने देखा कि वहाँ पर एक भयानक चेहरे वाली औरत आग जलाने की कोशिश कर रही थी और इसके करीब ही दो काले कलोटे बच्चे खेलने में मसरूफ थे। उफ खुदाया, ये कौन लोग थे और इस वक्त इस वीरान कब्रिस्तान में क्या कर रहे थे। इसकी कैफियत तो यूं हो गई जैसे काटो तो लहू नहीं। वो अंधेरे में आंखें फाड़े इसी की जानिब देख रहा था कि अचानक एक जानिब से एक लंबूतरे चेहरे वाला लंबा आदमी हाथ में एक मरा हुआ गीदड़ उठाए आता दिखाई दिया। वो लंबे लंबे डग भरता इस औरत और बच्चों के नजदीक पहुंचकर रुका और जोर से वो मरा हुआ गीदड़ इनके सामने पटक दिया। ये लो, भून कर खिला दो बच्चों को, इसने चीखती हुई आवाज में इस औरत को मुखातिब करते हुए कहा। इसके लहजे से बेजारी झलक रही थी, जैसे इसकी तबीयत के खिलाफ कोई काम कह दिया हो। इस दौरान वो औरत आग जला चुकी थी। इसकी बात सुनकर इसने दांत नकोसते हुए जल्दी से सामने पड़े गीदड़ को उठाकर दहकती हुई आग पर रख दिया। इसने उसे इसी तरह सालिम ही आग में फेंक दिया था। चूँकि हवा अभी चल रही थी इसलिए कुछ ही देर में इसके जलने की सड़ान चारों तरफ फैल गई। बदबू इस कदर शदीद थी कि जमील को अपने नाक पर हाथ रखना पड़ा। गीदड़ को भूनकर इस औरत ने उसे दोनों बच्चों के सामने रखा ही था कि वो दोनों भूखे कुत्तों की तरह इस पर टूट पड़े। इनके साथ साथ इस औरत ने भी इसका गोश्त उठा उठा कर खाना शुरू कर दिया। इस दौरान वो लंबा आदमी इस बरगद के पेड़ तले बैठा इन्हें खाते हुए देखने लगा। चंद ही मिनटों में उन्होंने पूरा गीदड़ यूं खत्म कर दिया जैसे एक मुर्गी का चरगा हो। दूसरे लम्हे इन बच्चों ने रोना शुरू कर दिया। इनकी आवाजें यूं सुनाई दे रही थी जैसे कभी कभी रात के वक्त कुत्ते आसेब को देखकर रोते हैं। अब क्यों रो रहे हो? तुमने खाना तो खा लिया है? औरत ने गुस्से से इनकी जानिब घूरते हुए पूछा। हमारा पेट नहीं भरा है, हमें और भूख लगी है, बच्चों ने दोबारा रोते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो वो सामने जो नौजवान खड़ा हमें देख रहा है, इसे पकड़कर लाती हूँ, फिर इसे भूनकर तुम्हें देती हूँ। ये कहकर औरत जैसे ही जमीन से उठी, जमील जो टुकटुकी बांधे इनकी हरकत को देख रहा था यकदम जैसे होश में आया और इस औरत को जमीन से उठते देखकर सरपट कब्रिस्तान के अंदर इस रास्ते पर दौड़ने लगा जो इसके घर की जानिब जाता था। भागते हुए इसने बड़ी मुश्किल से अपने कंधे पर लटका बैग संभाला हुआ था
गो के उसे भागते हुए काफी दिक्कत पेश आ रही थी, लेकिन वो अंधाधुंध भागे चला जा रहा था। साथ साथ वो आयतुल कुर्सी का विर्द भी करने लगा। दरख्तों की बोहतात और रात का अंधेरा होने की वजह से उसे रास्ता साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस अंदाजे से इसी जानिब दौड़ रहा था। इस दौरान वो कई बार कब्रों के ऊपर से भी फलांग कर गुजरा। फिर काफी दूर निकल आने पर इसकी सांस फूलने की वजह से एक जगह ठहर कर सांस बहाल करना चाहिए और साथ ही पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर से वही चुड़ैल गुस्से से पेचोताब खाती दिखाई दी। दरख्तों से निकलकर वो खुली जगह पहुंच गया था, इसलिए अब वहां चांद की रोशनी पहुंच रही थी और उसे वो चुड़ैल भी दुधिया रोशनी में खड़ी साफ नजर आ रही थी। वो उसे यूं हाथ से निकलकर जाते देखकर अपने लंबे दांत किचकिचा रही थी। शायद जमील की आयतुल कुर्सी पढ़ने की वजह से वो इसके पीछे नहीं आई थी, वरना शायद जमील भी इस गीदड़ के गोश्त की तरह इस खानदान की खुराक बन जाता। रात काफी फैल चुकी थी और आसमान पर चमकते सितारे इसको हैरत से देखकर सोच रहे थे कि ये कौन बेवकूफ है जो इस वीराने और भयानक कब्रिस्तान में मरने चला आया है। कुछ देर तक वो चुड़ैल इसी की जानिब देखकर पेचुताब खाती रही। फिर वो यकदम वापस मुड़ी और एक जानिब भाग गई और चंद ही लम्हों में वहां से गायब हो गई। आज आयतुल कुर्सी की वजह से जमील की जान बच गई थी, वरना इससे आगे जमील कुछ ना सोच सका। रात के तकरीबन 8:30 बज चुके थे। अगर वो इन आफात में ना उलझा होता तो कब का घर पहुंच चुका होता। यही सोचकर इसने दोबारा सफर शुरू कर दिया। अभी वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि अचानक से उसे किसी के झूला झूलने की आवाजें सुनाई दी। उसे बड़ी हैरत हुई कि रात के वक्त कौन इस कब्रिस्तान में झूला झूल रहा है। पहले तो इसने उसे अपना वहम ख्याल करते हुए सर झटकते हुए दोबारा कदम आगे बढ़ाना चाहे, मगर जब दोबारा वही आवाजें सुनाई दी तो वो रुक गया और कान लगाकर दोबारा वही आवाजें सुनने की कोशिश की तो उसे फिर दोबारा वही आवाजें सुनाई दी जो कि दाएं जानिब कुछ पीलू के दरख्तों के अंदर से आ रही थी। वो अजीब मखमसे में था कि वहां जाकर उसे देखे या यहाँ से भाग जाए। वो अभी इसी शशोपंज में था कि अचानक दरख्तों के अंदर से किसी लड़की के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। कब्रिस्तान के इस वीराने में रात के वक्त ऐसे सुनसान कब्रिस्तान में किसी लड़की की मौजूदगी समझ से बाहर थी। ये कोई पिकनिक पॉइंट तो था नहीं कि जहाँ इस तरह आजादाना लड़कियां घूम फिर रही हों। एक लम्हा सोचने के बाद तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता इन दरख्तों की जानिब चलने लगा जो ज्यादा दूर नहीं थे। चांद की चांदनी इन दरख्तों के अंदर से छन छन कर नीचे जमीन पर पहुंचने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन इसके बावजूद वहां का मंजर कुछ कुछ दिखाई दे रहा था। कुछ फासले पर पहुंचकर एक और झाड़ी की ओट में खुद को छुपाकर जमील ने चेहरा उठाकर इसकी जानिब देखा तो इसकी आंखें फटी रह गईं कि इसके सामने एक बड़े से दरख्त की एक मोटी शाख पर एक बड़ा सा झूला बंधा हुआ है और इस पर एक जवान लड़की सफेद फ्रॉक पहने झूला झूल रही थी। इसके झूले में से चिड़चिड़ाहट की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे इस वीराने में एक वहशत सी तारी हो गई थी। वो सकते किसी हालत में इस पर नजरें जमाए देख रहा था कि अचानक झूला हवा में ही मुअल्लिक हो गया और लड़की के दोनों पांव ऊपर की जानिब उठ गए। एक नजर में यूं लग रहा था जैसे किसी ने उसे पकड़कर हवा में ही रोक लिया हो। बड़ा ही अजीब और हौलनाक मंजर था जिसे देखकर जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए थे। अभी वो वहां से भाग जाने का सोच ही रहा था कि अचानक फिजा में नस्वानी हंसी सुनाई दी। फिर यकलख्त वो हंसी खौफनाक और भयानक चीखों में बदल गई। इसके साथ ही दरख्तों पर बैठे हुए परिंदे शोर मचाते खुले आसमान पर उड़ने लगे। इसके साथ ही एक तरफ से बड़ी और स्याह चमगादड़ों का हौल यकदम वारिद हुआ और चें चें की आवाजों से वहां का माहौल खराब करने लगा। वो इतनी तादाद में थी कि उड़ते हुए इनकी वजह से इस हिस्से में अंधेरा छा गया था। हालांकि आसमान पर चांद अब पूरे जोबन पर था। इसकी हालत तो यूं हो गई जैसे किसी ने उसे जादू की छड़ी से छूकर पत्थर का बना दिया हो। काफी देर तक वो निस्वानी चीखें और चमगादड़ें मिलकर माहौल को डरावना बनाती रहीं। फिर यकदम यूं खामोशी छा गई जैसे किसी ने कोई मंत्र पढ़कर इस माहौल पर फूंक दिया हो और वो साकित हो गया हो। इस कदर खामोशी छा गई थी कि जमील को अपने दिल की धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी थी, हत्ता कि इसके आसपास बोलने वाले हशरातुल अर्ज तक खामोश हो चुके थे। शायद ये सब कुछ इसी आसेब के ज़ेरे असर था। Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories and thanks for watching.